सर आप 20 साल से ज्यादा हो गए हैं एज अ जर्नलिस्ट काम करते हुए, और आपने काफी इफेक्टिव जर्नलिज्म भी किया है जहां पे रिजल्ट भी आए हैं। और जब आपने शुरुआत की होगी, आप बिहार से आए दिल्ली, और तब जो माहौल था और अब जो माहौल है, आपको क्या लगता है कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कोर्ट्स ज्यादा वेल इक्विप्ड है हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या सिचुएशन बेहतर थी पहले? पहले इतनी चुनौतियां सामने नहीं थी इस तरह से कि रोज आपको देखना पड़े कि कौन आपको बचा रहा है, और सामान्य सा काम करते हुए भी आपको ये महसूस कराया जाए या आपको लगे कि हम कितना मुश्किल काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं। और आपने ठीक ही पूछा कि कोर्ट शब्द का आपने इस्तेमाल किया ना, लेकिन आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट है या कौन सा कोर्ट है। तो इससे जवाब थोड़ा बेहतर हो जाता है देना, क्योंकि मुझे भी लगता है कि पत्रकारों को सुरक्षा देने के मामले में या फिर सुप्रीम या संविधान की तरफ से जो गारंटी है उसे देने या एक्सरसाइज करने के मामले को लेकर कोई एक जवाब नहीं हो सकता है कि हम हाँ कह दें या हम ना कह दें। सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही आप हमेशा, या हमेशा का मतलब है हर दौर में, हर दौर से मतलब अलग अलग, मतलब आप समझ सकती हैं कि जजों के कार्यकाल में आप आश्वस्त नहीं हो सकती हैं कि आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको वैसा प्रोटेक्शन मिलेगा। जरूर इस समय वो भरोसा कुछ ज्यादा बढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए आगे आता है, या उसकी ऐसी टिप्पणियां हैं दूसरे मामलों की सुनवाई में भी को लेकर भी, जिससे लगता है कि कोर्ट इस पे नजर रख रहा है और कुछ भरोसा दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। ये भरोसा कुछ समय पहले कुछ कम था या नहीं भी था, दोनों था, और आगे रहेगा कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप निचली अदालतों का हाल देखें तो इस भरोसे पे तुरंत हाँ कहने से पहले होठ कांप जाते हैं और हाथ थरथरा भी जाते हैं कि कह दें कि नहीं नहीं वहां सब ठीक है। इसी तरह आज भी, और आज से कुछ पहले भी, हाई कोर्ट को लेकर आप ये बात नहीं कह सकती थी। कोर्ट कितनी तत्परता से इन मामलों में संज्ञान लेता है, ये हम सबको देखना होगा। सुनवाई और पेशी के नाम पर अगर 4-4 महीने निकाल दिए जाएं, 5-5 महीने निकाल दिए जाएं और पत्रकार जेल में सड़ जाए, तो फिर उसके बाद जो जमानत मिलती है या राहत मिलती है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और हमारे साथ ऐसे कई उदाहरण हैं। दूसरा, जो स्वतंत्रता की गारंटी है, क्या हम केवल पत्रकारों के संदर्भ में देखें? मुझे लगता है कि इसमें देख सकते हैं, पर अच्छा होगा कि एक बिंदु से ज्यादा ना देखें। कई बार जिन मामलों में पत्रकार गिरफ्तार होते हैं, उसी प्रकार के मिलते जुलते दूसरे मामले में दूसरे प्रकार के नागरिक गिरफ्तार होते हैं, मगर उन्हें तो राहत नहीं मिलती है। जैसे किसी ने प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी फेसबुक पर, उसे जेल में डाल दिया गया, और किसी पत्रकार ने की तो जेल वो भी गया। लेकिन मुमकिन है कि पत्रकार को जल्दी राहत मिल जाए, लेकिन उस नागरिक का मामला लंबे समय के लिए लटक जाता है। जैसे ही हम इसमें दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करते हैं, स्वतंत्रता और संविधान के द्वारा दी गई गारंटी की छतरी के नीचे, तो कोर्ट और सुरक्षा एजेंसियों का दूसरा चेहरा सामने आ जाता है, और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसे लेकर आप एकदम आंख बंद करके नहीं कह सकते कि हाँ हाँ सब सब अच्छा है। और सुरक्षा एजेंसियों में अगर आप देखें तो इस बात का डर लगभग अब समाप्त हो गया है कि सामने कोई कोर्ट है। ये बहुत ही भयानक है। कोर्ट अदालतें जो हैं वो बेशक जांच और सुरक्षा एजेंसियों को लेकर कई बार सख्त टिप्पणी कर देती हैं, करती रहती हैं, लेकिन ये टिप्पणियां भी अंत में वो तारीख पे तारीख टाइप के डायलॉग जैसी होती चली जा रही हैं, और उस सिंड्रोम के रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे स्टैन स्वामी के मामले को आप लीजिए, तो बेल नहीं मिली और वो जेल में ही मर गए, जबकि 80-83 साल के व्यक्ति थे, हर पैमाने से बेल के हकदार थे। अभी आप देख लें कि दूसरे पैरामीटर्स पे जाके देखें, जहां पर एक रिलीजन, दूसरा बैकग्राउंड भी आता है, आर्यन खान को
हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी, लेकिन जमानत देने के बाद सारा फैसला आता है, डिटेल तरह से एक जजमेंट आता है कि इसके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन लोअर कोर्ट ने क्या किया? क्या लोअर कोर्ट ने तुरंत प्रोटेक्ट किया? तो ये जो सीढ़ियों में अंतर हम देख रहे हैं अदालतों में संविधान की सुरक्षा को लेकर, कि आप लोअर कोर्ट में भुगत लीजिए, आप हाई कोर्ट में हार जाइए, हाई कोर्ट में 25% उम्मीद कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर 50% की उम्मीद रखें, ये सिनेरियो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है और इस पर अदालत के सामने अदालत की भूमिका को लेकर हमें ज्यादा बात करनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ, तो अगर हम संपूर्णता में अगर हम देखें तो इस बात की राहत होते हुए भी कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट की बेंच भरोसे की तरह लगती है। कई जजों की आवाज और टिप्पणियां कई बार हौसला भी बढ़ाती हैं, लेकिन हाल के अनुभव इतने खराब हैं कि लगता है कि हम कोई सपना देख रहे हैं। एक बार जब इसका भरोसा अस्थायी हो जाता है और बेंच पर निर्भर करने लगता है, किसी चीफ जस्टिस के कार्यकाल पर निर्भर करने लगता है, तब बहुत कुछ बदल जाता है, तब बहुत तरह की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो पत्रकारों और नागरिकों के लिए बोलना लिखना मुश्किल तो हो गया है। यह वो भारत नहीं है, मुझे लगता है कि जहां संवैधानिक सुरक्षा को सामान्य रूप से आप उपलब्ध मान लें और कहें कि ये तो है ही, ये गिवन है, ये सबको दिया गया है। ऐसा नहीं है। इसे हासिल करने से पहले कई तरह की असुरक्षाओं का आपको सामना करना पड़ता है। हाँ जी सर, आपने तो कहा महीनों का खेल है, जैसे तो हमें देखा है कि सालों साल लोग जेल में ही पड़े बिल्कुल। रहते, वैसे तो महीनों का बाद तो जैसे सिद्दीकी कापन, जिनका अभी 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, उनको जेल में ही रखा गया है उनकी तो सर उसी बात पे अगर ऐसे देखा जाता है कि रेड्स, सेडिशन वन और दूसरी तरह से डरा धमका के ग्राउंड लेवल रिपोर्टर्स को एक ऐसी तरफ से न्यूज़ नहीं रिपोर्ट करने के लिए मतलब बोला जाता है, ऐसे थ्रेटन करके बताया जाता है, तो उसके और जैसे त्रिपुरा में जैसे हमने देखे जो 2 लॉयर्स हैं जिनका अरेस्ट हुआ था असम में, तो अगर वैसे ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग डिटर हो रही है और दूसरे साइड पे दूसरे न्यूज़ रूम्स में जो गवर्नमेंट की लाइन पे रिपोर्टिंग हो रही है, वहां पे उनको जो जो भी उनको बोलना है उनको बोलने को मौका दिया जाता है विदाउट एनी रेपरकशन। तो उसका सोल्यूशन क्या है हमें टू इंश्योर कि आम आदमी के पास करेक्ट रिपोर्टिंग आ रही है, न्यूज़ का सच उनके पास आ रहा है, वो हमें सोल्यूशन क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम लीगली कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरे राइट्स पे भी प्रभाव आएगा। तो आपके मुताबिक वो सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं हम? बहुत मुश्किल है कि इसका समाधान किसी एक पैरामीटर से ढूंढा जा सके। लेकिन ये चिंता की बात तो है ही कि जमीन पर जाकर रिपोर्ट करना और खासकर एक ऐसी रिपोर्टिंग करना जिससे सरकार असहज हो जाती है, और जिसमें खोजी पत्रकारिता का साहस इन्वॉल्व है, जो हरतोष बल जैसे पत्रकार काम करते हैं इस पे। खासकर जो छोटे संस्थानों में काम करने वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्हें बहुत तरीके से सताया जाता है और हम जानते भी नहीं हैं। कई बार उनकी जान को ज़्यादा खतरा होता है और उन्हें एफआईआर होती है, उनके घर को गुंडे घेर लेते हैं। आज ही हरियाणा से किसी पत्रकार ने व्हाट्सएप मैसेज किया। अब मैं तुरंत उसको वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन उसने लिखा कि हमने एक छोटे से लैब के घोटाले के बारे में लिखा था, लेकिन एफआईआर के नाम पे मैं भागा-भागा फिर रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें बहुत जल्दी अटेंशन में नहीं आती हैं। कई बार राजनीतिक कार्यकर्ता घेर लेते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ कि वो सब राजनीतिक कार्यकर्ता व्हाट्सएप पे हैं। एक तस्वीर आप कहीं भी डाल दें कि ये यहाँ पर माइक लेकर सवाल पूछ रहे हैं, वो आ जाते हैं और कई तरह के बवाल वो खड़ा करते हैं। और आपकी पुलिस, वो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता में बदल गई है, तो गारंटी नहीं है कि पुलिस आएगी। कौन सा स्टेट है, किस तरह की सरकार है, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो कहीं ज्यादा जमीन पर पत्रकार असुरक्षित है। एक तो वैसे भी कम जा रहे हैं, बजट के कारण नहीं जा रहे हैं और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी अब चीजों में नहीं रह गई है। उन्हें सस्ती चीजें लगती हैं कि डिबेट हो रहा है, उसी को लेकर कुछ कर लो, कोई आ रहा है जा रहा है, उसी को लेकर कुछ कर लो, लेकिन जाकर इतना इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, पता लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, उस पर से जो रिपोर्टर जा रहे हैं, 2 4 5 10 हजार रिपोर्टर में से यही प्रतिशत है जमीन पे जाने वालों का। जो त्रिपुरा में हुआ है महिला पत्रकारों के साथ, भयानक है।
सिद्दीक कप्पन के साथ हुआ उस कैसे जस्टिफाई किया जाए। जब भी रिपोर्टर अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो चीजें नहीं आएंगी। लेकिन नेता अब झूठ सुनना चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो भी झूठ है वही जनता माने। तो जनता को समझना पड़ेगा सबसे पहले अब आप देखिए कि कैसे जनता को ही इसके खिलाफ किया गया। टाइम्स नाउ जब की शुरुआत में जब अर्नब गोस्वामी एक सवाल और एक ही तरह के जवाब का हुंकार भर रहे थे, तो बहुत सारे लोग आज जो क्रिटिक करते हैं उस समय उसे पत्रकारिता के एक नए मॉडल के रूप में देख रहे थे। लेकिन नेशन वांट्स टू नो के पैरामीटर्स में एक तरह का क्राउड फॉर्मेशन हो रहा था कि देश जो है वो इसी तरह से जानेगा, चीखेगा, हुंकारेगा, किसी को वार्न करेगा, तभी वो जानने की प्रक्रिया थी। लेकिन ये जानने की प्रक्रिया नहीं है। जानने की प्रक्रिया है हजार सवालों को सुनकर, समझकर और उसको बड़ा करना। तो हम लोग भी जब नए नए थे इस रिपोर्टिंग में आ रहे थे तो वो देख रहे थे कि क्या चीजें हैं। बहुत सारे लोग कहते थे कि ऐसा करना चाहिए, एनर्जी डाल रहा है, वो डाल रहा है। लेकिन एनर्जी डालने के नाम पर चीजें किस तरह से बर्बाद की जा रही हैं, ये 4 साल बाद जाके पता चला कि उस तरह के एंकरिंग से क्या बर्बाद हुआ है एक्चुअल में। तो इसका पूरा मॉडल ये है कि जनता जो है वो अब गुलाम बन के रहेगी। पहले उस तक सही सूचना नहीं पहुंचने देनी है। दूसरा, अगर उसके मन में कोई बात भी है तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तुरंत वहां स्टेशन रखो पास में, जो उसे बोलने से रोकें। फिर पत्रकार को वहां पर नहीं जाने दे, ताकि उसको लगे कि ये फलाने जर्नलिस्ट हैं, इनके लिए बोलना इतना मुश्किल हो गया है तो वो क्यों बोले, वो कैसे बोले। तो नहीं बोलने का एक कल्चर बनाया गया, लेकिन इसे बोलने के नाम पर बनाया गया। जो अर्नब गोस्वामी को लगता था कि हम साइलेंस तोड़ रहे हैं, एक उसको क्या बोलते हैं, एम्बर्ता कोड बोलते हैं, वो तोड़ रहे हैं और हम आगे जाकर सवाल पूछ रहे हैं, उसमें एक हेरोइज्म है। दरअसल उसमें कोई हेरोइज्म नहीं था। ये बाद में बहुत सारे लोग रियलाइज किए। ऐसा ही होता है समाज में कि धीरे धीरे। तो एक तरह से हाँ, जरूर एक राहत की बात रही कि जिसमें मुझे मेंशन करना चाहिए कि आप जैसे कुछ वकील हर जगह पे इस दौर में आगे आए, जिन्होंने प्रो बोनो केसेस लड़े या फिर जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई जाकर। क्योंकि आप शुरुआत देखिए तो जैसे कन्हैया का ही केस हुआ था, तो वकीलों का पूरा कुछ वहां मारपीट हो गई, कोर्ट के भीतर मारपीट हो गई। उसमें आज तक उसका क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन उसके बीच में धीरे धीरे आप जैसे वकीलों ने एक जगह बनाई कि हम केस लड़ेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन ये इससे सिस्टम नहीं हो सकता। ये हम कल पुर्जे ठीक कर रहे हैं, पंचर बना रहे हैं, चेन ठीक कर रहे हैं, पूरी साइकिल नहीं बनती है। तो इस डेमोक्रेटिक ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत लेयर्स हैं, बहुत लेवल पे जाकर काम करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, कोर्ट को फास्ट और क्विक करना पड़ेगा, पुलिस सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। उससे पहले सोसाइटी को ये बात बताना पड़ेगा कि एक पत्रकार जो आया है आपके लिए, उसको घेरिए मत, उसे आप भगाइए नहीं, उसे आप मारिए नहीं, उसे आप डराइए नहीं। आप उसके साथ लोकतांत्रिक व्यवहार कर सकते हैं। जैसे किसानों को जब गोदी मीडिया ने आतंकवादी कहा तो किसी किसान ने गोदी मीडिया पे हाथ नहीं उठाया, एक पोस्टर बैनर लेकर खड़े हो गए और ये कह दिया कि आप मीडिया नहीं है, आप प्लीज चले जाइए, हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि जो किसान अपना आंदोलन करने आए थे, वो अपने आंदोलन के लिए वो अपना मीडिया बनाने लगे, यूट्यूब चैनल बनाने लगे, ट्विटर अकाउंट बनाने लगे। ये बहुत शर्म की बात है कि किसानों ने ऐसा किया है। तो एक कोई फॉर्मूला इसका तुरंत नहीं हो सकता है कि हम इसको ठीक कर दें। हमें ये समझना चाहिए कि ये इतना खराब हो गया है कि ये अब ठीक नहीं हो सकता है। इसकी जगह पे कुछ नया बनाना पड़ेगा, नया मेन स्ट्रीम, नया इंस्टीट्यूशन जर्नलिज्म का खड़ा करना पड़ेगा, जो ज्यादा सक्षम हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी विश्वसनीयता बहाल करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हो सकता है। अदरवाइज मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई तुरंत एक उपलब्ध अवेलेबल मॉडल नजर नहीं आता कि आप ऐसा करके ठीक कर देंगे। सर, उसी से कनेक्टेड मेरा नेक्स्ट सवाल है। जैसे कि आपने बोला कि अब ये जो है इसमें गंदगी इतनी आ गई है कि इसमें कुछ सफाई नहीं की जा सकती है, हमें नया कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। बट हम ये भी जानते हैं, जैसे कि अभी इतने महीने से फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था एंड कहा जा रहा था कि कुछ 2 लोगों को सपोर्ट करने के लिए इतनी सारी जो भी है
क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं। सो सर, हमारी मीडिया भी उसी की गिरफ्त में ही है, क्रोनी कैपिटलिज्म की गिरफ्त में ही है इन अ वे। पेड मीडिया और फेक न्यूज, प्रोपोगेंडा न्यूज, ये सारी चीज उन्हीं का आउटकम है। जबकि मीडिया का असली जो काम है वो है टू एक्ट एज चेक्स एंड बैलेंसेस। तीनों जो हमारे और पिलर्स हैं उन पे एज अ वॉचडॉग की तरह एक्ट करना और हमें हमारे नागरिकों को सही जानकारी देना। बट ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी चीज हो रही है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है पूरे अच्छे तरीके से। फेक न्यूज और न्यूज में कोई फर्क नहीं रह गया है अब। और लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है, जैसे कि आपने कहा, इंफॉर्मेशन निकालना, अपनी किताब में कहा है कि बहुत मुश्किल काम है पूरी इंफॉर्मेशन को निकालना, सच खबर को निकालना। तो ऐसे में किया क्या जाए? क्योंकि और जो गरीब पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, असली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये पैसा और मीडिया का कनेक्शन, इसको बेटर कैसे किया जाए? ये दीक्षा, ये एक ऐसा सवाल है जो मीडिया के भीतर जो कई बीमारियां आई हैं उसका एक इलाज इस सवाल में निकल सकता है। अगर हम इसमें और डीप जाएं तरह तरह से, मुझे भरोसा है कि और भी लोग इससे बोलेंगे ही। जरूर हमारा मीडिया विज्ञापन पर निर्भर रहा है, लेकिन विज्ञापन के नाम पर बाजार ने कुछ इस तरह की शर्तें नहीं रखी कि आप सांप्रदायिकता फैलाइए, झूठ फैलाइए। बेशक उस बाजार के भीतर कुछ कंपनियों ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया और मीडिया से कहा कि आप ये छोड़ दीजिए, लेकिन ये नहीं कहा कि आप सरकार से कोई सवाल ही ना करें। उसमें भी बहुत सारे एबरेशंस हैं कि कुछ सरकार से सवाल करने पे कुछ ऐड वापस ले लिए गए, लेकिन एक पैटर्न की तरह ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। और मीडिया फिर भी कुछ चीजों का एरिया था जहां पर आप खुलकर पूछ सकते थे, कह सकते थे। जैसे धर्मांधता है, बिगटरी है, इन सब चीजों को लेकर आप क्वेश्चन कर सकते थे। अब तो बिगटरी नेशनलिज्म का रूप बन गया है। अब आप उस पर क्वेश्चन करें तो रिलीजन और नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी का रूप बन गया है। तो कुछ हद तक, मतलब मैं नहीं कहता कि उस बाजार ने 2014 के पहले वो स्पेस नहीं दिया था सरकार से सवाल पूछने का, दिया तो था। तभी तो एक इतनी 10 साल पुरानी जमी जमाई सरकार के खिलाफ सारे एंकर या सारे न्यूज चैनल घंटों लाइव कवरेज किया करते थे। आज संभव नहीं है। आज किसान उसी तेवर में आए, उससे कहीं ज्यादा सस्टेन मूवमेंट चलाया, उसमें एकेडमिक क्वालिटी थी, सिंसियरिटी थी, सब चीज था, लेकिन कहीं लाइव घंटों नहीं हुआ। तो अब वो बाजार नहीं कह सकता कि आप ये करें, क्योंकि वो बाजार भी सरकार का एक्सटेंशन है। सरकार ने अब उसको अपने कंट्रोल में लिया है, वो अपना विज्ञापन वापस ले लेगा। तो ये चीजें हमें समझनी है कि वो बाजार अब सरकार और उसकी राजनीति के कंट्रोल में आ गया है। बहुतों के पास अरबों रुपए हैं आज, उद्योगपतियों के पास। वो अब यूपीए के कार्यकाल के समय अब उस तरह से नहीं बोलते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस। अब जब भी बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं, उनको अब कुछ भी गलत नजर नहीं आता है। तो पैसा तो है उनके पास, लेकिन उनके पास आप देखें तो जबान नहीं, आवाज नहीं। अब एक दूसरा रास्ता बचता है, वो है सरकारी विज्ञापन का। अब यहाँ कैरेवन का भी अनुभव ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग पर्सनली या वायर को सब्सक्रिप्शन देते हैं या ऑल्ट न्यूज को देते हैं, कुछ विज्ञापन भी देते हैं। तो बाजार में वो तत्व है कि अच्छी चीजें होनी चाहिए, लेकिन सरकार अब वहां पर बीच में खड़ी है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा स्पॉन्सर आना चाहता हो कैरेवन के प्लेटफॉर्म पे या एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे मालूम नहीं कि सरकार उस कंपनी के साथ क्या करेगी, नहीं करेगी, और किस तरह का हैरेसमेंट होगा। ये सारी चीजें भी, इस तरह के बहुत सारे एनेक्डोटल इंसिडेंट्स, अभी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन जो दूसरा जरिया है वो सरकारी विज्ञापन का है, और इसका खेल जो है एक सरकार कोई नहीं खेलती है, वो केंद्र सरकार भी है, राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें इस पैसे का खेल खेलती हैं। और सरकारी विज्ञापन के पैसे की कोई जवाबदेही नहीं है। किसे विज्ञापन देना है, किसे नहीं देना है, इसका बजट क्या है। एक पोस्टर लगाने से लेकर बड़ा एड कैंपेन बनाने तक हर विभाग का, मिनिस्ट्री का बजट टोटल क्या है एक सरकार के भीतर, एक सरकार एक्चुअल में वास्तविक कितना पैसा खर्च करती है, हम नहीं जानते हैं। यहाँ पर शायद आप लॉयर्स लोगों की भूमिका आ सकती है कि इस पैसे को अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाएं, कम से कम रोशनी में लाएं। ये डार्क मनी है, ये पब्लिक मनी होते हुए भी ये डार्क मनी है,
जिस पर सरकार बैठी हुई है और वो अपने तरह के लोगों को, चैनलों को विज्ञापन देती है। हजारों करोड़ का है या लाखों करोड़ का है, हम नहीं जानते। सारे स्टेट का मिला के या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मिला के, PSUs का मिला के, हम इसका एक्चुअल फिगर नहीं जानते हैं। तो और किस संस्थान को कितना मिलता है, NDTV को क्यों नहीं मिलता है, कार्बन को क्यों नहीं सरकार ऐड देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अखबारों के मामले में ये फैसला है, मैं अभी स्पेसिफिक रूप से नहीं बता सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये राजस्थान पत्रिका का जब विवाद हुआ था, जब वसुंधरा राजे की सरकार ने उन पर विज्ञापन बंद कर दिया था और मध्य प्रदेश में भी, तब इस तरह के बहुत सारे उदाहरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया जाता था। तो हो क्या रहा है कि जब तक हम इस पैसे की जवाबदेही नहीं तय करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात नहीं ले जाएंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता के बगैर प्रेस की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप हमारे हाथ बांध दें, खाने को ना दें और कहें कि पत्रकार हो अब तुम चौथे खंबे की भूमिका निभाकर दिखाओ। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह रोक दें, उनके कमरे की लाइन काट दें, पंखा हटा दें, कुर्सी हटा दें, टेबल हटा दें और कहें कि अब आप देश के संविधान को बचाकर रखिए? ऐसा तो नहीं हम कह सकते। ऐसा तो नहीं तो कर इसी सकते। तरह से ये जो सरकारों का जो पैसा है, जो विज्ञापन का जो बजट है, उसकी जवाबदेही पे ज्यादा बात होनी चाहिए। उसको लेकर आना चाहिए अकाउंटेबिलिटी पे और कहना चाहिए कि कोई भी सरकार किसी भी प्रेस को, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को आर्थिक दंड नहीं दे सकती है, उसके खिलाफ लिखने पर विज्ञापन नहीं बंद कर सकती है। जरूर कुछ पत्रकार, कुछ नए संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने दम पर काम कर रहे हैं और उससे पता चलता है कि समाज में एक तबका है जो अच्छी पत्रकारिता को अपनी जेब से सपोर्ट कर रहा है। तभी कैरावैन चल रहा है, तभी वायर चल रहा है, तभी स्क्रोल चल रहा है या फिर ऑल्ट न्यूज चल रहा है। लेकिन ये लोग कितने कम बजट में चल रहे हैं। इनके पास अगर किसी न्यूज चैनल के 1/4 भी पैसा होता तो बहुत अच्छे पत्रकार रहते, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर पाते। तो वो चीज हमें देखना चाहिए। लेकिन इन अच्छे पत्रकारों को, इन जो गिनती के 8-10 जो छोटे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको इस डिबेट में मैं नहीं लाना चाहता। इससे कंफ्यूजन हो जाता है। इससे जो बड़ी गोदी मीडिया की जो बेईमानी है, जिस पर बाजार और सरकार का लाखों करोड़ रुपया विज्ञापन के रूप में जाता है, वो जस्टिफाई हो जाता है और एक तरह से एक तस्वीर बन जाती है। नहीं, कुछ पत्रकार तो हैं जो बहुत कर रहे हैं, हम इनको उस पत्रकारिता की श्रेणी से अलग हटाकर इस पर बात करना चाहते हैं जो बड़ा घाव है, जो कैंसर है, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो वहां पे फिलहाल तभी सुधार के रास्ते निकलेंगे जब इस तरह के विज्ञापनों और पैसों पर एक तरह से नजर होगी। कम से कम कुछ कम्युनल टोन, कम्युनल बातों और एंकरिंग को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, अदालत की तरफ से भी, संस्थाओं की तरफ से भी, तो जाकर शायद कुछ स्थितियां धीरे धीरे बदलनी शुरू हो सकती हैं। कि जिस तरह से हमारा मीडिया आप देखें कि पिछले 7 साल में खुलकर कम्युनल हो सकता है, बहुत डरावना है। और उसने एक लिंच मॉब सोसाइटी में क्रिएट किया है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी, अब किसी भी फॉर्मल स्टेज पर जाकर इस तरह से बोल सकते हैं और इस कवर में कि आप किसी अच्छे रिलीजन, अपने रिलीजन का भला कर रहे हैं, आप अपने रिलीजन को भी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, उसको मानने वाले लोगों को एक तरह से क्रिमिनलाइज कर रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों के प्रति जो नफरत फैलाया गया है, आप उस पर एक्शन लो, उस क्रिमिनल एक्ट में हिस्सा लो। तो 2 काम कर रहा है। एक तो वो एक माइनॉरिटी के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, लिंच मॉब बना रहा है, और दूसरा मेजॉरिटी में बहुत सारे लोगों को लिंच मॉब बनने के लिए उनको क्रिमिनलाइज कर रहा है। तो वो रिलीजन को 2 वे टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब चीजों पर टिप्पणियां हो सकती हैं, चीजें कर सकती हैं, लेकिन जो बाजार का पैसा है, मार्केट के एड का भी, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा सकती है। जब हम इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं किसी न किसी रूप में कि आप किस पार्टी को चंदा दे रहे हैं, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। ये ठीक है कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर इस सवाल को हमेशा के लिए अंधेरे में रख दिया कि किसने पैसा दिया है, लेकिन ये सवाल खत्म तो नहीं हुआ है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले बताना तो पड़ता था कि 20,000 से ज्यादा किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है। तो उसी तरह से ये अकाउंटेबिलिटी अब साफ होनी चाहिए कि जो एडवर्टीजमेंट का बजट है
किस कंपनी ने, जिस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तय करते हैं किसी कॉर्पोरेट की, उसी तरह से ये तय किया जा सकता है। और एक मोरल प्रेशर बनाने का भी एक सिविल सोसाइटी की तरफ से सिस्टम आना चाहिए, जैसा कि अमेरिका में है कि बहुत से न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जो हेट फैलाते हैं उनको ऐड नहीं दिया जाता है। इस तरह का कैंपेन भारत में चल रहा है, लेकिन अभी वो उतना सिविल सोसाइटी के लेवल पे मैच्योर नहीं किया है। जी On that सर note, I have a follow-up question, sir. ये तो बहुत सारी सवाल जो थे आपने काफी अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया, अलग-अलग अंदर जाके चीजें समझाई। तो मुझे एक चीज जो सुनने में आई कि हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें अपने ऊपर कंट्रोल है तो। तो क्या सर ये सवाल है कि जो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उसमें डिक्लाइन हुआ है एज अ सोसाइटी? आप और उसका असर हमें न्यूज़ रूम्स में देखने को मिलता है। मोरल स्टैंडर्ड कभी भी गोल्डन एज के लेवल पे नहीं रहा किसी भी दौर में, लेकिन ये हमें इस सवाल के भीतर नहीं जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि प्रोफेशनल एथिक्स में कितना डिक्लाइन हुआ है, और हमारी मोरालिटी उसी से ड्रॉ होती है कि हम कितने एथिकल हैं, कितने प्रोफेशनल हैं। आप लॉयर हैं, आपकी मोरालिटी इसी से ड्रॉ होती है कि ज्यादा कि आप लीगल राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए कितना खड़ी होती हैं। तो अगर आप वो लड़ाई छोड़ दें, उसके लिए आप बोलना छोड़ दें, तो अगर फिर तो आपके भीतर और मोरालिटी, प्रोफेशनल मोरालिटी क्या बच जाएगी? मतलब ठीक है, आप बहुत पैसा कमा सकती हैं, बहुत गाड़ियां खरीद सकती हैं, वो सब रह जाएगी, पर माइनस मोरालिटी रहेगी। तो इसलिए न्यूज रूम में जो भी डिक्लाइन आया है, वो पैसे का रोल है उसमें, लेकिन वो ज्यादा पॉलिटिकल डिक्लाइन है। पॉलिटिकली कंट्रोल किया गया है, सारे ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर दिया गया है। अब जो वो नया ह्यूमन रिसोर्स से लैस एक न्यूज रूम है, उसको आप, कई लोग कहते हैं सरकार बदल जाएगी तो इनके सुर बदल जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा अपने बायसेस को पब्लिक में टेस्ट करने के बाद, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होने के बाद, वही एंकर अब दूसरी बात कहेगा उसकी, वो मुझे लगता नहीं कि वैसा होगा। ये सिस्टम जरूर रहेगा, हो सकता है कि, और ये हमेशा एक पॉलिटिकल सिस्टम की तरह वो मौजूद रहेगा, क्योंकि इस तरह की चीजों का बिगटरी बढ़ावा देने वाली, कम्युनलिज्म करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो रहेंगी वो प्लेयर के रूप में। तो अब ये जो मीडिया विंग है, वो उनके एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में या पार्टी विंग के रूप में, ये जो पार्टी मीडिया है, गोदी मीडिया है, इसकी रियलिटी अब रहेगी हिंदुस्तान में, जाने वाली नहीं है। और हमारी संस्थाओं में जो अभी जिस हाल में, उनमें इतना दम नहीं है कि इसको रेगुलेट कर सकें। उनको रेगुलेट करने के लायक बनाने के लिए हमें इन संस्थाओं में फिर से नई जान डालनी होगी, जो बहुत लंबी लड़ाई का मामला है, एक दिन का मामला नहीं है। शायद एक दो पीढ़ियां अब निकलेंगी, इसमें लगेगी। इसमें आप कह रहे थे एथिक्स के बारे में, जैसे जर्नलिस्टिक कॉन्डक्ट विच इज आल्सो रेगुलेटेड बाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो भी कंप्लेंट्स है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी कंप्लेंट्स बाय और अगेंस्ट, जैसे अगर रिपोर्टर के खिलाफ कुछ अगर उनको अटैक किया गया है, बाय जनता ने अटैक करी है रिपोर्टर को, या अदर वे अराउंड, अगर उनके खिलाफ उनकी कम्युनलिज्म, जिंगोइस्टिक नैरेटिव के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट होगी जनता की, तो व्हाट इज द रोल ऑफ, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का वो अपना रोल ठीक से क्यों नहीं निभा पा रही है, या कुछ रिफॉर्म आना चाहिए? व्हाट, ऐसे कोई एंटिटी, ऐसी कोई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? मतलब वो कई बार समय पर निंदा कर देती है, लेकिन अब उसकी निंदाओं से सिस्टम बहुत इम्यून हो चुका है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये एक्शन लिया है, ये कह दिया है तो पुलिस ने कुछ एक्शन लिया होगा, अपने एक्शन को चेक किया होगा कि लीगली सही है या नहीं है। कितनी बार एडिटर्स गिल्ड ने सिद्दीक कपन को लेकर कहा, कितनी बार और भी संस्थाओं ने भी कहा, पत्रकारों की बॉडीज ने कहा, स्वतंत्र पत्रकारों ने कहा, किसी बात का कोई असर तो नहीं है। क्या किया जा सकता है? अगर आप देखें तो अभी हाल में कुछ दिनों की बात है, कल परसों आज में, ये एनबीडीएसए का जो फैसला आया है कि
जो टाइम्स नाउ और जी न्यूज के खिलाफ जो फैसला आया है कि आप झूठ फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे, ये वीडियो हटाइए। ये वो भी कितने साल के बाद आया इस तरह का। अगर अखबारों में आप देख लें तो ये दिन रात छप रहा है। धर्म के एंगल से कहानियां हिंदी अखबारों में मतलब भरमार है उन कहानी में। लेकिन फिर भी आप ये ड्यूटी ये हो रहा है कि ठीक है, इसमें से एक टेलीविजन चैनल के 3 वीडियो को हटा दिया गया है, तो उसमें हम अगर राहत महसूस करें तो मैं वो आदमी नहीं हूँ। और वो भी कितने दिन के बाद वो चीज हो रहा है। और सजा के नाम पर ये कि वीडियो डिलीट कर दें, मतलब इससे ये क्यूटेस्ट सजा है। मतलब इससे क्यूट सजा कुछ नहीं हो सकती है कि आप कम्युनलिज्म फैलाएं, झूठ फैलाएं। गलती होती है, हम लोगों से भी स्लिप होता है, तो हम अपोलोजाइज करते हैं, अगले दिन उसको करेक्ट करते हैं। तो दोनों में अंतर है कि आप एक पूरे एक नॉलेज के साथ जो देखना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड, तो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उन चैनलों का? बिगेटरी फैलाना और डिसेंट को रिडिक्यूल करना, इंफॉर्मेशन को कितनी बार तो टाइम्स नाउ अभी हाल के दिनों में ही माफी मांग चुका है, गाली देना अपोजिशन के लीडर को, इस तरह की चीजों को। तो ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये तो बहुत ही क्यूट सजा है। मतलब ये तो वैसी सजा है कि जैसे हम अगर कोई स्लिप कर जाए फैक्ट्स बोलने में, तो अगले दिन आकर बोलते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, तो उसमें बहुत जान निकलती है कि हमसे ये गलती हो गई है, 1936 की जगह हमने 1963 बोल दिया है, या सुरेश कुमार की जगह हमने सत्येंद्र कुमार बोल दिया है, तो नाम गलत हो गया, तो उसमें जान जाती है। इसमें तो उन्हें वो भी नहीं, सिर्फ वीडियो डिलीट करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा सांकेतिक है। और उसी तरह से आप एडिटर्स गिल्ड को देखें तो जरूर प्रोएक्टिव है एडिटर्स गिल्ड, तुरंत वो अपना बयान देता है, चीजें करता है, लेकिन इससे सिस्टम पे और बॉडी पॉलिटिक्स पे कोई असर नहीं पड़ता है दिशा। और आप राइता आप देख लीजिए कि आप ऐसे बहुत सारे एक सिचुएशन की आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा जब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में सारे संपादक गोदी मीडिया वाले भर जाए, और वो संपादक जिन्हें मोहन भागवत बुलाकर मीटिंग करते हैं, कर सकते हैं, प्रेस से मिल सकते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि मोहन भागवत किस प्रेस को बुलाकर, किस एडिटर को बुलाकर करते हैं। अब एक ऐसा भी दिन आने वाला है जब राष्ट्रीय संपादक सेवक संघ ना बन जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तौर पर वो मिल सकते हैं। लेकिन ये देखिए कि आरएसएस के चीफ किस अखबार के एडिटर से नहीं मिल रहे हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें पता चलता है। तो कभी भी आप गोदी मीडिया के पत्रकारों को, जैसे गौरी लंकेश की हत्या होती है, तो आप कभी भी उनपे बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, कोई प्रेस क्लब में वहां नहीं जाएगा। उसी तरह से ये बट गया है, उनके पत्रकारों के साथ भी हिंसा की कई बार घटनाएं हो जाती है जो गलत है, लेकिन वो चुप रहते हैं। वो एक तरह से सरकार के साथ एसोसिएट हैं, पर प्रेस के साथ नहीं है, जर्नलिज्म के साथ नहीं है। इतना अटैक होता है, वो कभी नहीं बोलेंगे। वो सिद्दीक कप्पन के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। उनके लिए सिद्दीक कप्पन पत्रकार है ही नहीं, उनके लिए वो सिर्फ एक मुसलमान है, जिसे आप उसके नाम पे उसको 10 साल जेल में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में वो अपनी आत्मकथा लिख देगा। उसके परिवार वाले किस ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो संस्थाएं हैं, इनकी ये एक वॉचडॉग की भूमिका में बयान जारी कर देती हैं। वो भी कहीं कहीं छपता है, वो भी ज्यादातर जगहों पे अब नहीं छपता है। जो गोदी मीडिया के अखबार हैं, चैनल हैं, एडिटर्स गिल्ड के बयान को क्या दिखाते होंगे कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने आज कम से कम, आप प्रेस के बारे में क्या न्यूज देते हैं कि एक लाइन का कमेंट ही दिखा दें। आप ये सोच सकते हैं कि टाइम्स नाउ या जी न्यूज ये चला रहा है या आज तक चला रहा है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक सिद्दीक कप्पन के लिए उनकी सेहत की देखभाल के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया है। मीडिया ही नहीं चला रहा है। तो जब मीडिया का बड़ा हिस्सा एडिटर्स गिल्ड या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के टिप्पणियों को वैल्यू नहीं कर रहा है, तो बाकी संस्थाएं तो नहीं करेंगी। तो एक तरह से इनकी भूमिका जो है, ये भी सब चीजें जो ध्वस्त हुई हैं उसमें आ जाती है। तो बात यह है कि क्या हम कर सकते हैं? अगर हम क्या कुछ ऐसा मैंडेटरी कर सकते हैं कि जब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बयान दे तो सबको चलाना पड़ेगा, कम से कम एक हेडलाइन बनानी पड़ेगी जिससे पता चले कि प्रेस पर अटैक हुआ है। तो ये बहुत आसान चीज है। ये भी वह खबर पर छोड़ दिया जाता है कि अब पॉलिटिकल हो गया है कि अगर त्रिपुरा की महिला पत्रकार पर हमला हुआ है तो कौन कवर करेगा, ये पता है, कौन नहीं करेगा, ये कितना भयावह है, ये सबके लिए सवाल नहीं पैदा हो रहा है। तो वो जर्नलिज्म का स्पेस जो है, हम दिन रात इतना गंवाते जा रहे हैं
कि अब उसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या ब्रॉडकास्टर्स टेलीविजन के लिए जो एनबीडीए से बना है, या फिर एडिटर्स गिल्ड की ऑफ इंडिया की जो भूमिका है, ये सब सांकेतिक रूप से बनकर रह गया, इनका कोई रोल नहीं है। इससे बड़ी लड़ाई, बड़ी बीमारियों को फिक्स करने की जरूरत है। जी सर, अभी आपने जैसे बात की कि बहुत सारे पत्रकारों को बुलाया नहीं जाता है, तो मुझे याद आ गया काफी दिन पहले रवीश रंजन जी ने एक वीडियो डाला था। कोई मीटिंग की थी योगी आदित्यनाथ में ने, और उन्होंने एनडीटीवी में से उन्हें इनवाइट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो वहां तक गए, उन्होंने दिखाया कि हमें इनवाइट नहीं आया है। सो इट वाज वेरी पावरफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि देखने के लिए कि किसको इनवाइट आ रहा है, किसको। उन्होंने बताया अभी बकायदे कि इनको इनको आया है, लेकिन एनडीटीवी को नहीं है। खैर, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, ये सारी चीजें हमें पता ही हैं कि कैसे चल रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लीगल सवाल, थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमें पता है फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे आर्टिकल 19(1)(a) में दी हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आती है, जो कि आम नागरिक को भी दिया जाता है। लेकिन न्यूज रूम में जो फुल ऑन गंदा प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, फेक न्यूज फैलाई जाती है, प्रोपोगंडा क्या क्या करवा देता है आप हमसे बेहतर ही जानते होंगे। लिंच मॉब्स बनते हैं, कितनी मौतें होती हैं, क्या क्या होता है। तो अगर कुछ एक लॉ लाया जाता है, और बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो सेल्फ रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करते हैं फॉर डूइंग गुड जर्नलिज्म, बट देयर आर सम हु जस्ट गो बॉन्कर्स। सो हम ऐसे में क्या करें? अगर कोई लॉ लाते हैं तो अगर उन पे फर्क पड़ेगा, तो एक आम नागरिक की भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ेगा। आपने बहुत सारी बातें बताई कि इन सारी चीजों को बदलना चाहिए, लेकिन मैं कुछ भी जाके बोलूं, इस पे थोड़ा रोक लगनी चाहिए कि मैं कुछ भी गंदा जाके नहीं बोल सकता हूँ। आई मीन, आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल। वो एक चीज हो गई, लेकिन मैं ऐसा मुझे ऐसा बोलने ही ना दिया जाए, या मैं ऐसा बोलूं ही ना। तो उन कानून के द्वारा मतलब कैसे बोला जाए, वो पार्लियामेंट के भीतर ही चीजें तय नहीं हो पाती हैं। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का एक सिस्टम बना हुआ है, वो मीडिया में भी बना हुआ है, एडिटर्स के कंट्रोल का। तो जर्नलिज्म एक का जो सिस्टम है वही खत्म हो गया है। जब तक जर्नलिज्म के भीतर का सिस्टम खड़ा नहीं होगा, बाहर से आप लॉ बनाकर, चीजें बनाकर आप कितना भी करें, नहीं ठीक होगा। जब उसके भीतर का सिस्टम, स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से होगा, तभी जाकर वो बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा। और बाहर के इंस्टीट्यूशन भी अगर खराब होंगे, भीतर भी खराब होगा, तो सबके लिए तो वो कहते हैं ना, खुला खेल फर्रुखाबादी वाली हालत हो जाएगी। तो जो अभी किसी एडिटर की कोई हैसियत नहीं रह गई है, न्यूज रूम में कोई रिपोर्टर नहीं है, मुश्किल स्टोरीज नहीं आती हैं, बहुत हार्ड वर्क की हुई स्टोरीज नहीं आती हैं। तो अब कुछ आती हैं, एक दो आती है, तो एक्सेप्शन की मैं यहाँ बात ही नहीं करना चाहता। उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं आप नेगेटिव हो गए, ये वाला बहुत अच्छा था, ये हम ही ने किया था, अपनी तारीफ में भी कह देते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। इन जनरल आप देखें तो वो ढांचा कोलैप्स कर चुका है। तो ये मीडिया नहीं है, ये मर्सिनरी है, ये कुछ और है। तो इससे हम अगर इसको ठीक करके इसको मीडिया बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होने वाला है। इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स अब आप रिप्लेस नहीं कर सकती अपने लाइफ टाइम में, जिस तरह से इन्होंने बनाया है। तो इसलिए लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं कि आप कुछ चीजों को आप बड़ा करें, दर्शकों को जागरूक करें, कहते रहें। जैसे मैं बोलता हूं कि मत देखो टीवी, तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा सोचो कि आप टीवी क्यों देख रहे हो, क्यों आपको देखना चाहिए। मैं बोलता हूं कि ये गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, और एक्चुअल में हत्यारा है। तो ये पहले भी क्या था, पहले मीडिया में कई तरह के बायसेस थे। महिलाओं के खिलाफ बायस था, दलितों के खिलाफ बायस था, कम्युनल बायस था, ये सब बायसेस थे। लेकिन उसका एक प्रिटेंशन था कि ये फॉर डेमोक्रेसी है मीडिया, सेक्युलर है और फॉर जो डेमोक्रेसी। रिसेंट मेमोरी में था वो अपना बैटल लाइन ड्रॉ करता था इमरजेंसी से, हम वहां से लड़कर आए हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ते थे, ये प्रिटेंशन था। अब उसने क्या किया, इस प्रिटेंशन को छोड़ दिया है, और उसके पास गोल्डन टाइम आया है कि जितने भी बायसेस हैं उनको शन करो,
उनको चादर के नीचे डालो और एंजॉय करो। ये कम्युनल बायसेस हैं, बिगेटरी है, इसको नेशनलिज्म बना के, इसको राष्ट्र धर्म से जोड़कर सब गड़बड़ करके उसको ऐश करो पूरी तरीके से, बिना जवाबदेही की पत्रकारिता करें। और इसकी इसकी एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिना जवाबदेही वाली पत्रकारिता पे कपड़े गंदे नहीं होते हैं और बिल्कुल मेहनत नहीं करनी होती है। आपको क्या करना होता है, एक न्यूज एंकर एक सफेद शर्ट चाहे तो वो 3 महीने पहन के एंकरिंग कर सकता है, उसको बैठ के कुछ बकवास करना है, उसको कुछ पढ़ना भी नहीं है, जो व्हाट्सएप से आ जाता है, कहीं से आ भी जाता है बहुत लोगों को, और आप भेजने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग वैसी हो गई है, तो वो झूठ फैलाना शुरू कर देता है। कभी दाढ़ी पे, कभी थूक जिहाद, पता नहीं क्या क्या टॉपिक लेकर आते हैं। आप देखिए कि हमारे आपके सामने टेलीविजन ने क्या किया था, तालिबान को कोरोना से जोड़ दिया था, और उस वक्त को याद कीजिए कि आम सब्जी बेचने वाले को, फल बेचने वाले को, जो मुसलमान होता था उसको मारा जाने लगा, और वो ठेले पे संतरा बेच रहा है और रो रहा है, कह रहा है कि मैं वहां से गुजर रहा हूं, कह रहा है कि हमारा कुछ ले लीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों लूं, मैं तो खरीदने नहीं आया। तो बोला कि हम मुसलमान हैं, लोग मार रहा है, हमसे कोई नहीं खरीद रहा है। तो जो गरीब आदमी है, जो मीडिया राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड का प्रोटेक्टर होना चाहिए था ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो मीडिया राइट टू लाइवलीहुड छीनने के काम में लग गया है। तो ये मीडिया नहीं हो सकता है। हम अभी भी इसको मीडिया कह के होपफुल होना छोड़ देना चाहिए हमें। ये क्रिमिनल गैंग है, मर्डरर है डेमोक्रेसी के। और आज लोगों को बात समझ में नहीं आ रही, लोग आज देख रहे हैं, इसी के डर के मारे लोगों को महंगाई को का सपोर्टर बनना पड़ा, कि वो लिख रहे हैं कि हाँ हाँ महंगाई ठीक है, खाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन महंगाई को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। वो इसी डर से कि उनका कॉन्फिडेंस चला गया कि वो बोलेंगे तो मीडिया सही पर्सपेक्टिव में लेजिटिमेट राइट के रूप में दिखाएगा, क्योंकि उसने इनको बिठा दिया है कि डिसेंटर होना अब बहुत कॉस्टली हो गया है। तो इसलिए अब इतना कोई चीज फिक्स नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि अब संविधान की जरूरत नहीं है, वो किताब रहेगी, उस किताब के प्रति सम्मान रहेगा, क्योंकि उसे उसकी पूजा करनी है, उसके प्रति आदर दिखाना है। बहुत सारे लोग उसका पालन भी करेंगे, उसके लिए जान भी देंगे, और उसी के लिए तो लड़ेंगे। और क्या बच जाएगा हमारे पास संविधान नहीं रहेगा तो। लेकिन अब उनको संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान ने जिस जनता के लिए अपने आप को बनाया था, जिसको हम कहते हैं ना, हमने खुद को अर्पित कर लिया, तो संविधान ने जो समर्पित किया था अपने आप को जनता के लिए, उस जनता को इन्होंने बदल दिया। उस जनता को संवैधानिक दायरे की कोई चीज नहीं चाहिए, या उस जनता में एक ऐसा तबका तैयार कर दिया है, इतना बड़ा है कि वो एक ऐसी पार्टी को लगातार विजय दिलाती रहेगी, और कोई भी अगर दायरे से बाहर कर देगी। और बाहर करने में जो कोर्ट है, जो पुलिस है, जो जांच एजेंसियां हैं, ये सब मदद करेंगे। गोदी मीडिया तो है ही। वही, अगर कोई और भी कोई मीडिया है, उनकी बात सुनेगी भी नहीं। जैसे मैंने देखा है, आप कह रहे थे ना कि टीवी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि टीवी में सिर्फ एक ही चीज नारे की तरह चलती रहती है, तो फिर कोई दूसरी तरह से सोचने की मतलब आदत चली जाती है, सोचने की मतलब चाह भी चली जाती है। ऐसे कोई किसी को सोचना भी नहीं है कि मुझे जो बोला जा रहा है उनको वो ठीक बोला जा रहा है कि नहीं, वो भी तो नहीं। मतलब हमारे एक्सपीरियंस हम में बहुत एटलीस्ट ही मैं अभी देखा है। खतरनाक स्थिति में हैं कि इस मीडिया ने जनता को मतलब उसको एक तरह से निहत्था बना दिया है। अब उसके पास किसी तरह का बोलने का राइट्स नहीं है, वो आवाज ही नहीं है। नोटबंदी में कोई कवरेज नहीं हुआ। अब आप देखिए किस तरह की फेक रियलिटी डिबेट टेलीविजन के जरिए क्रिएट की गई। ग्राउंड रिपोर्टिंग को रिप्लेस करने का जितना भी मॉडल है, ये मुझे समझ में आया अपने एक्सपीरियंस से। मैंने भी डिबेट किया है, लेकिन मैंने जब डिबेट कर रहा था, ग्राउंड रिपोर्टिंग से डिबेट में आया था, तो कुछ ही दिनों के बाद मैंने अपने ब्लॉग पे एक आर्टिकल लिखा था कि ये डिबेट जो है ना, ये लोकतंत्र का हत्यारा है। फिर मैं चुप हो गया कि इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं एंकरिंग, मैं अभी 10 दिन भी नहीं किया हूं, और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या पता मेरा कुछ इनिशियल रिएक्शन हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात पे यकीन होता गया कि आप कुछ भी कर लें, ग्राउंड रिपोर्टिंग को हटाकर आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके जगह पे स्टार सिस्टम पैदा कर सकते हैं, 4 एंकर को स्टार बना सकते हैं।
तो वो उसी सिस्टम का बेनिफिशियरी मैं भी हूं, एक तरह से आप कह सकती हैं कि फिर मुझे 1 घंटे का मिला। तो ये जो 4 लोग होंगे और 40 रिपोर्टर होंगे, उसकी जगह 4 को मैनेज करना आसान हो जाता है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। अगर 40 रिपोर्टर हो, सब जगह रिपोर्टरों की दुनिया हो, तो उसका कंपटीशन ऐसा है कि एक खबर छिपाते छिपाते भी छप जाया करती थी, निकल जाएगी। और अगर नहीं भी छपती थी तो बहुत सारे पत्रकारों की जुबान पे ट्रेवल करती थी। अब जो खतरनाक चीज हुई है कि वो पत्रकारों की जुबान पर भी वो खबरें ट्रेवल नहीं कर रही हैं। ये ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इस तरह की खबरें सबसे पहले पत्रकारों की कानाफूसी में जुबान पे ट्रेवल करती है, फिर कोई उसमें से वेरीफाई करता है, चेक करता है, तो ये पूरा इकोसिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो इतना आसान नहीं है। अब हमारे पास मीडिया नहीं है नहीं, खाली जमीन है। तो क्या हम इस खाली जमीन पे जो हमने पौधा लगाया है, कैरावन का, आर्टिकल 14 का या वायर का, इन सबको जो पौधे लगाए हैं, या जो यूट्यूबर्स हैं, अभिसार हैं, अजीत अंजुम हैं, ये सारे जो लोग हैं, गिरिराज हैं, मध्य प्रदेश में एक नौजवान है वो करते हैं, और श्याम कुमार जो राजस्थान से करते हैं, ये सारे पौधे क्या मीडिया संस्थान बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये मीडिया संस्थान बन सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल जर्नलिज्म का अपना रोल होता है। मैं बहुत सी स्टोरी नहीं कर सकता, कि रिसोर्स नहीं है, दूसरा टैलेंट नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रहता, अगर मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रहता कि जहां एक एक्सपीरियंस एडिटर है, किसी और विषय को समझने वाला ब्यूरो चीफ है, तो मुझे हेल्प करता, बताता, गाइड करता। तो इस तरह से चीजें, खबरें जो हैं वो ज्यादा क्रेडिबल बनती हैं। अगर आप सब चीज आप छोड़ दें मेरे कॉमन सेंस पर कि मैं न्यूज एंकर हूं और मैं बिटकॉइंस पे भी कुछ बना दूंगा, क्रिप्टो पे भी पढ़ के रात में कुछ बना दूंगा, तो मैं गलतियां ज्यादा करूंगा और अधकचरा ज्ञान ज्यादा परोसूंगा। तो ये जो एंकर सिस्टम को स्टार सिस्टम के बदले में मेगा स्टार बनाया गया है, आई होप कि कभी कोई इस ट्रेंड को वापस रिवर्स करेगा और रिपोर्टर को की कहानियों को मतलब आगे लाकर एक तरह से समाज में वैसी स्थापना करेगा। वो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि केन के लिए लोग काफी पैसा, द केन नाम का एक वेबसाइट है, एक मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट नाम की वेबसाइट है, जो दिन में एक ही खबर डालते हैं वो लोग, उनको भी लोग सब्सक्रिप्शन कर रहा है, काफी सब्सक्रिप्शन है उनके पास। तो ये अच्छा है कि दिन में 1000 खबरें प्रोड्यूस करने के बजाय हम अपने रिसोर्स को चैनलाइज करें, मीडिया के भीतर भी जिनके पास कम रिसोर्स हैं, और उसको थोड़ा बेहतर करें। तो बहुत सारी चीजें हैं, वन आंसर नहीं हो सकता है इसका कि हम क्या करें। जी। So I come to the end of our session, but I have just one follow-up question. Sir, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी स्टोरी नहीं कर सकते हैं, but I wanted to take this opportunity to appreciate कि आपने दिल्ली दंगों में एक वीडियो चलाया था मोहन नरसिंह होम का, शायद वो कोर्ट ने नोट भी किया था एंड अप्रिशिएट भी किया था। उसी के साथ कोर्ट ने 2 जर्नलिस्ट को लताड़ा भी, अगर मैं बहुत ही उस लैंग्वेज में बोलूं तो। एज अ जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी लोग कैसे इसको देखते हैं कि एक तरफ ये का ऐसा तो है नहीं कि उनके पास वीडियोस थे नहीं, आपके पास एक्सेस था तो दूसरे के पास भी था, लेकिन उन्होंने चूज किया कुछ और दिखाना, झूठ दिखाना, बहुत ही ब्लेटेंटली मैं बोलूं तो एज अ जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी इसको डील कैसे करते हैं लोग? हाउ डू दे टेक इट? क्या घर जाके आराम से हंसते हैं या कैसे करते हैं? ये मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि उन्हें नींद कैसे आती होगी, लेकिन अब मुझे इसका जवाब मिल गया है, वो ठीक ठाक उन्हें नींद आती होगी। और एक पॉलिटिकल सोसाइटी ऐसी बना दी गई है जो उन्हें अडोर करता है, और ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के जो पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने बनाया, उसमें इंश्योर किया कि हम ऐसे लोगों को भी एक तरह से, पॉलिटिकल पार्टियां जब किसी भी तरह के मीडिया का कोई भी रिजीम इस्तेमाल करती है, लेकिन ये रिजीम बहुत अच्छे से उसको ये सारी चीजें कंपनसेट कर देती है, सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पेक्टेबिलिटी, ये सब इंश्योर्ड रहता है। तो उनके पास भी ये महफिल है, और उनके पास भी ये सम्मान है, जिसे हमें लगता होगा कि नहीं, उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है। जरूर उनको रेस्पेक्ट देने वाले एक बहुत बड़ा तबका होगा, हमें ऐसा मानना चाहिए, देखते भी हैं लोग उनको।
और वो मानते हैं कि ये सही में पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ये एक सच्चाई तो है, पैसा रुपया उनके पास सब कुछ है, और इस देश में दलाल होके जीने में कोई शर्म से नहीं मर जाता है, उससे भी बहुत इज्जत मिलती है, और उससे सोसाइटी में इज्जत मिलती है, उसके दोस्त उसे बहुत अप्रिशिएट करते होंगे, तो वो कुछ भी खोता नहीं है दरअसल। क्योंकि हमें और लगता है कहानी कि भी वो उनकी बहुत तरफ से। कर अपने जमीर को मार कर और ये सब वो सब कर रहा है, दरअसल उसे भी वही मिल रहा है जो लगता होगा कि मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत प्यार मिलता है लोगों से, मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कि कितना प्यार करते हैं लोग। इतना तो बचपन में मिल गया होता तो मेरी यादें अच्छी हो गई थी। लेकिन उससे भी उतना ही सब कुछ मिलता है, ज्यादा मिलता है, और बहुत तरह की उसे सुविधाएं, समाज में सम्मान, किसी चीज की उसे कमी नहीं होती है। तो इसलिए वो गलत काम करके, झूठ काम करके बहुत आराम से उन लाखों लोगों की तरह सोता है जो जनता का पैसा अलग अलग पदों पर रहते हुए गलत तरीके से कमा कर और हजम कर जाते हैं, अपनी अपनी इमारतें बना लेते हैं और अच्छी नींद सोते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। वो सब लोगों की तरफ वो भी बहुत आराम से सोता है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि हम लोग ज्यादा गिल्ट में रहते हैं। एक गलती हो जाए या किसी टॉपिक पे ना कर पाए, अब त्रिपुरा में मेरा कोई रिपोर्टर नहीं, मैं क्या करूं, मैं नहीं कर पाता हूं उस तरह से डिटेल, लेकिन फिर भी वो हमेशा गिल्ट पे रहता है। कोई लिख देता है आपसे ही उम्मीद है आपके पास आए, हम नहीं कर पाते हैं हर तरह की स्टोरी। आपने कभी सुना है कि किसी पत्रकार ने लिखा है कि मैं हर तरह की स्टोरी नहीं कर सकता हूं, कृपया मुझसे संपर्क ना करें? तो मैं नहीं कर सकता, मैं उस गिल्ट में मरा रहता हूँ कि उसको कितना बुरा लगा होगा कि उसने नहीं किया, इसने जवाब नहीं दिया, तो जवाब देते देते हाथ में दर्द हो गया है, पूरा हाथ में दर्द। ये जानना चाहिए, हर दिन आप कई हजार शब्द टाइप करेंगे तो आपके हाथ में, कमर में, गर्दन में दर्द होगी। तो हम ज्यादा भुगत रहे हैं उसको, पर वो लोग काफी ठीक हैं, मतलब अच्छे हैं, आप उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। They are happy and they are- ऐसे और कहानी बनाते बनाते कई लोग फिर बिलीव भी करने लग जाते हैं। ऐसे अगर होता है कि हाँ, ऐसा ही बिल्कुल होता होगा, सच्चाई भी पूरा मतलब चेंज होता रहता होगा उनके वैसे तो। बिल्कुल। सर तो लास्ट में आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ आवर सेशन। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी मधु त्रेहान जी के साथ, उसमें आपने कहा कि आपकी जो फ्रेंड्स होती थी बिहार में वो आपको कहती थी कि मूवी देखने छोड़ने चलो, अरे रिक्शे पे बैठा के या कैसे करके, लेकिन आज की लड़कियां जो हैं वो ईयरफोन लगा के स्कूटी लेके चली जाती है, दे डोंट नीड एनी बॉय और एनी मेल सपोर्ट। सर तो बस यही जानना चाहती हूँ कि व्हाट मैसेज विल यू गिव टू यंग लॉयर्स लाइक अस, आई मीन, और हमारे हम यंग जर्नलिस्ट इंस्टीट्यूशन से कैसे इंस्पिरेशन ले सकें अपनी इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब आप लोग समझते भी हैं, कहने की जरूरत नहीं है, पर सचमुच आज की तारीख में आप वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका है। जी। और ये रोल, मतलब ये चैलेंज आप लोगों के सामने है, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल सबवर्जन हो रहा है, उसको समझने की, उसको एक्सप्रेस करने की एबिलिटी आप में ज्यादा है। बहुत सारे जो नए पत्रकार आते हैं, पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं दो बातें कहता हूँ आज के जमाने में, कि एक तो मुझे लगता है कि एक अच्छे पत्रकार के लिए लीगल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा कि जिस तरह का कॉरपोरेट कल्चर, न्यू लिबरल जमाना आया है, उसमें आपकी अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स को समझने की एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। और इन दोनों मोर्चों पे मैं बहुत कमजोर पाता हूँ खुद को, खासकर इकोनॉमिक्स वाले में, अकाउंटेंसी को समझने वाले मामले में ऐसी स्टोरी दे के हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि वो गणित में मैं जीरो हूँ, लेकिन फिर भी मैंने काफी मेहनत की लीगल चीजों को समझने के लिए। मुझे लगता है कि ये दायरा आप लोगों के पास इसका एक्सप्रेशन है, आप जितना ज्यादा इसका कन्वेसिंग करें, इसको फैलाएं लोगों को बियॉन्ड अपने प्रोफेशन, आप अपने प्रोफेशन में भी उससे बेहतर होंगी, और लोग ज्यादा सक्षम होंगे वो आपकी मदद से। मुझे लगता है कि आप लोग का रोल, मतलब ये कोई सेरेमोनियल तरीके से नहीं कह रहा हूं कि आज 26 नवंबर है, वैसे आप सभी को बधाई, लेकिन आप वकीलों का रोल बहुत ज्यादा है।
मैं यही दुआ करता हूं कि कोई जेल जा रहा है या कोर्ट में लाया जा रहा है तो उसे वकील मारने के लिए ना आए, वो भी समझे कि उनकी कितनी बड़ी भूमिका है इस वक्त, और उनसे कितने त्याग की उम्मीद की जाती है, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, तो उतना काफी है। और ये जैसा कि आप लोगों का अपना काम है, दिल्ली दंगों में आप लोग इतना रिस्क लेती हैं, इतना आगे जाकर आप लोगों ने किया, ये साधारण बात नहीं है धारा के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होना, क्योंकि आप लोगों को भी कई तरीके से पेनलाइज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए संवैधानिकता ही खत्म हो जाए तो फिर आप वकील नहीं हैं। अगर पत्रकारिता ही खत्म हो जाए तो हम पत्रकार अकेले बच के क्या करेंगे? तो आप अकेले बच के वकील क्या करेंगे? तो आपकी पहचान तो ये है ना कि आप बेस्ट लॉयर हैं। जब आप कोर्ट में बहस करती हैं तो आप अपने लीगल ग्राउंड पे इतनी सॉलिड होती हैं। अब वो लीगल ग्राउंड, वो टैलेंट को परफॉर्म करने का ग्राउंड ही खत्म कर दिया जाए और ये कहा जाए दीक्षा जी आइए आप फलाने पार्टी की कार्यकर्ता हैं, आपका कुछ नहीं होगा, आप केवल एक बहस करने का रस्म निभा दीजिए, जज साहब वैसा ही फैसला दे देंगे, तो आप वकील नहीं रहेंगे, हम पत्रकार नहीं रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम सबको अपने टैलेंट को परखने के लिए, और अगर हम परफॉर्मेंस वाली दुनिया के आते हैं उसमें उस पैरामीटर्स पर परफॉर्म करने के लिए हमें जरूरी है कि वो मैदान बचा रहे जी। वो मैदान कोर्ट का मैदान बचा रहे और वो पत्रकारिता का मैदान बचा रहे, ताकि हम जिस पे दौड़कर बता सकें कि हम किसी काम में अच्छे हैं। जी। अब मुझे तो बहुत होप मिली है आपसे ये सारी बात करके। आप भी फील्ड पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो होपलेस हो जाते हैं। मे बी यंग है इसलिए, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी बैंडविड्थ नहीं है, तो मैं तो काफी इंस्पायर्ड हुई हूँ और काफी होप मिली है। आई एम श्योर अपराजिता का भी यही है। एंड हम दोनों आपको दिल्ली हाई कोर्ट वुमेन लॉयर्स फोरम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू बोलना चाहते जी, अपना टाइम दिया एंड ऑल द इतने बेस्ट। शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें टाइम दिया हुआ है, बहुत बहुत अच्छा लगा। ऑनेस्टली हमने थोड़ा टाइम क्रॉस कर दिया है ये, क्योंकि लेकिन आपके साथ बात करने में बहुत बहुत अच्छी लगी, तो डेफिनेटली टाइम क्रॉस हो गया हमारा, तो बस थैंक यू थैंक यू सो अपराजिता और दिशा। और ये जरूर है कि एक वकील तो एक पत्रकार से ज्यादा हारता है कोर्ट में, रोज हारता है, इसलिए आपके मोराल पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मुझे भी निराशा होती है, पर मैं अब ये बात समझ गया हूं कि मैं जीत नहीं सकता हूं, तो अपनी छोटी बात छोटी कहती रहे। चीजों तो में। मेरी कोई भी बात मैं जीत की उम्मीद में मैं नहीं करता कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी हार तय है। मैं इतनी बड़ी भीड़ से, इतने बड़े लोगों से कैसे जीत सकता हूँ? तो इसलिए मैं हार और जीत से खुद को अलग कर लिया हूँ। मेरी उम्मीदें, निराशाएं दूसरी हैं कि संसाधन बेहतर होता, काश मेरे पास टैलेंट ज्यादा होता, काश मैं जल्दी से सारे लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ लेता, और एक ही दिन का समय है। अब मैं इन सारी चीजों में मेरी निराशाएं या उम्मीदें शिफ्ट हो गई हैं। हारने से, किसी के चुनाव जीत जाने से अब मैं निराश नहीं होता, ना मेरे सेहत पे कोई फर्क पड़ता है। आप लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे मुताबिक वैसे छोटी छोटी चीजों में जीत ढूंढनी पड़ेगी अभी। वैसे मैं आदत अपनी बनानी लाइफ में वही पड़ेगी, करती हूँ, बहुत आदत मुश्किल है, बनानी बहुत, होती, हाँ, सीखना छोटी छोटी पड़ेगा, हाँ। चीजों में जीत हाँ, और बहुत शान से चलना पड़ेगा कि देखो हम सारी लड़ाइयाँ हार कर आ रहे हैं। जी सर। वही। हम नहीं जीत पाए यार, क्या करें। जी सर। तो यही रहता, हर चुनाव के बाद लोग सर मेरी शक्ल देखने आते हैं। मैं कहा, हाँ मैं नहीं जीता, मैं किसी को हराने के लिए नहीं हूँ, मैं कल से फिर से काम करूंगा। 2019 का जब रिजल्ट आया तो लोग मेरी शक्ल देख, मेरी शक्ल, मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा था, मैं अगले दिन फायर सेफ्टी पे प्रोग्राम कर रहा था। मैंने कहा यही मैं हूँ। मुझे तो कोई भी सरकार होगी, अगर किसी सरकार के जीतने से जर्नलिज्म खत्म हो जाता है तो अगले दिन अखबार ही ना छपे, फिर न्यूज चैनल बंद हो जाना चाहिए 5 साल के लिए। फिर 5वें साल में चुनाव से 3 महीना पहले जैसे हमारा चुनाव आयोग जागता है, वैसे होना चाहिए। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक और यू। विदा लेते हैं, फिर जी मुलाकात होती है आप लोग। जी सर, थैंक जरूर। यू मैम। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू थैंक सर। यू।